इसके पहले एक आर्टिकल हम लोगों ने किया है, कोई एक कर्व हो तो उस कर्व के लेंथ को कैसे डिटरमिन करते हैं, इस फार्मूले का डेरिवेशन हम लोगों ने किया है। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो समझना है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका यूज आगे जो भी हम लोगों को करना होगा सब में इसका यूज पड़ता है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर एक क्या होता है, इसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोई हमारा एक कर्व दिया गया है और उस कर्व पर कोई एक पॉइंट हमने ले लिया P, तो पॉइंट लिया P और इसका पोजीशन वेक्टर xi ऐसा हमने ले लिया। तो यह xi है तो 3 डायमेंशन में, टोटल स्टडी हम इस समय कर रहे हैं 3 डायमेंशन में। तो xi है, इसका मतलब x1 x2 x3 ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब ये पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब ये यदि इसको हम ओरिजिन लें तो यहाँ से इसका जो ये डिस्टेंस होगा ये हमारा xi, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम ओरिजिन लें उससे जो इसका डिस्टेंस है वो इसका पोजीशन वेक्टर होगा। अब इसका एक कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट यानी उसके पास का एक कोई पॉइंट हमने दूसरा ले लिया Q, तो अब इससे हमने एक दूसरा पॉइंट Q ले लिया और इसको हमने xi प्लस डेल xi ये पोजीशन वेक्टर हो गया, यह xi और प्लस डेल xi यानी हमारा एक कर्व है और उस कर्व पर एक पॉइंट लिया जिसका पोजीशन वेक्टर xi और उसका कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है वो पास का पॉइंट लिए हैं। अब ये दूरी आपको दिख रही है तो इसके पास बना देंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा हमने दूर लिया है। इसीलिए जब इसका कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है तभी xi में जो डिफरेंस हुआ है उसको डेल से डिनोट किया है। डेल हमेशा स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर है xi और इसका हमारा हो गया xi प्लस डेल xi। अब आप क्या करें कि P और Q जो आर्क है इसमें कार्ड को ज्वाइन कीजिए। कार्ड को हमने ज्वाइन कर दिया, P और Q, ये P Q इसको हमने ज्वाइन कर दिया कार्ड। तब आप देखेंगे कि यह xi है, एक हमारा पोजीशन वेक्टर xi और एक है यह xi प्लस डेल xi। अब P से Q को ज्वाइन कर दिया तब आप देखेंगे कि दो वेक्टर का जो एडिशन होता है, जैसे हमने यह एक वेक्टर लिया तो जहाँ इसका ये एंड हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर जाएगा, तो यानी इस वेक्टर को हम इससे डिनोट कर लें तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इनिशियल पॉइंट के इसके टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यह है आपका xi और यह है xi प्लस डेल xi। तो ये दिया नहीं है लेकिन इसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो यह xi है तो इसका मतलब यह आपका डेल xi होगा, तभी इसका और इसका सम यह xi प्लस डेल xi हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने क्या किया कि जो यह वेक्टर लिया PQ, ये वेक्टर को हमने डिनोट किया तो इसकी जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हमारा डेल xi ऐसा आ जाएगा। ये हमारा डेल xi ये हो गया। अब हमको यूनिट वेक्टर पहले निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, लेकिन पहले यूनिट वेक्टर निकालें। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो क्या कहते हैं, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल आता है। तो हम क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर एट P, यूनिट वेक्टर हमने निकाला, यूनिट वेक्टर एट P, यूनिट वेक्टर एट P। अब P पर यूनिट वेक्टर हम निकाल रहे हैं। तो अब यूनिट वेक्टर में देखें वेक्टर आपका PQ है जिसको डेल xi से डिनोट किया गया है। तो इस डेल xi में PQ का जो लेंथ है, जो कार्ड का लेंथ है, वही उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये तो वेक्टर है डेल xi और जो PQ का लेंथ हुआ वो लेंथ उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसके लेंथ में इस वेक्टर से मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारा जो PQ है
उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो यानी यूनिट वेक्टर हमारा जो आया वो डेल एक्स आई, ये हमारा वेक्टर है डेल एक्स आई, और इसमें इसका मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ कार्ड पी क्यू, क्योंकि ये वेक्टर कार्ड पी क्यू है, आर्क पी क्यू नहीं है, तब हमने यहां से यह कार्ड पी क्यू ये ले लिया। तो यूनिट वेक्टर ले रहे हैं और इस यूनिट वेक्टर में, इसके वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड उसका लेंथ हुआ, जो कार्ड है उसका लेंथ ही हमारा इसका मैग्नीट्यूड हुआ, इससे डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर हमारा निकल आया। अब हमको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तब आप देखें टेंजेंट, जो अब तक आप लोगों ने टेंजेंट का जो डिफिनीशन या जो उसका प्रोसेस होता है निकालने का, वो क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई एक कर्व है और इस कर्व पर हमको यह एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट लेना है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ P से, यह P है तो P से एक लाइन हमने ले लिया और इसको हमने कह दिया Q। अब क्या किया गया कि इस Q को P के और पास लाए, ये हमने कह दिया Q डैश, और तब ये हमारा जो ये P से जो ये कार्ड हुआ वो PQ डैश। अब इस Q डैश को और पास लाना, तब हम देखें कि ये जो कार्ड हुआ वो हमारा कार्ड जो है PQ डबल डैश, और जब ये Q जो है वो P पर कोइंसाइड कर जाए तब जो ये जो कार्ड होगा वो इसका टेंजेंट हो जाता है। यानी कोई एक कार्ड P और Q जब दोनों डिफरेंट पॉइंट है तब इनको ज्वाइन करेंगे तो कार्ड होगा, लेकिन जब यह Q को P के पास लाते जाएं तब हमारा कार्ड ये हो गया। और जब ये Q आपका P पर कोइंसाइड कर जाए और तब ये दो कोइंसिडेंट पॉइंट से जो लाइन जाएगा वही हमारा टेंजेंट कहलाएगा। तो आप देखेंगे कि ये हमारा कार्ड PQ है, और यदि यह Q P को टेंड कर जाए तब जो ये कार्ड PQ जो होगा वो टेंजेंट होगा। लेकिन जो ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर जब टेंजेंट हो जाएगा तो वही हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर कहा जाएगा। यानी ये जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकाला। अब ये यूनिट वेक्टर टेंजेंट कब हो जाएगा कि जब यह Q हमारा P को टेंड कर जाए, तो Q P को टेंड कर जाए तो यदि यह हम फिक्स्ड पॉइंट ले आर्क पर A और यह लेंथ जो है उसको यदि S से लें और जो ये आर्क लेंथ है उसको यदि हम डेल S से ले लें, अब यह डेल S क्योंकि P के Q कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है, पास का पॉइंट है, लेकिन ये दूर थोड़ा बनाए हैं इसलिए कि ये दिखे आपको फिगर पे, तो ये हमने यह डेल S ले लिया। अब यह जब Q P को टेंड करेगा तो यह डेल S 0 को टेंड करेगा। यानी ये जो यूनिट वेक्टर जो है P पर वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर P पर हो जाए। तो टेंजेंट वेक्टर तब होगा जब ये कार्ड जो है वो कार्ड Q ये P को टेंड करे, और जब P और Q कोइंसाइड होंगे तब जो कार्ड होगा वो हमारा टेंजेंट हो जाएगा, और जो उसका यूनिट वेक्टर होगा वो हमारा टेंजेंट यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो अब यह Q P को टेंड करे, ये Q को P पर क्यों टेंड करा रहे हैं, क्योंकि तभी ये जो कार्ड होगा जब Q P पर आएगा तब ये कार्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा। तो अब Q P को टेंड करे इसलिए डेल S को 0 को टेंड करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ अब लिखेंगे कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो जब टेंजेंट वेक्टर लेंगे तो यह लिमिट 2 टेंड्स टू P, जब यह Q P को टेंड करेगा तब कार्ड जो अब दो कोइंसिडेंट पॉइंट से होकर के जब जाएगा तो टेंजेंट कहलाएगा। तो यह डेल एक्स आई अपान कार्ड PQ। अब जब Q P को टेंड करेगा इट मीन्स जो ये आर्क लेंथ डेल S है वो 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब यह लिमिट डेल S टेंड्स टू 0, Q P को टेंड किया इसका मतलब डेल S 0 को टेंड करे। अब इसमें हम डेल S है नहीं तो डेल S को इंक्लूड करेंगे,
तो यानी यह डेल एक्स आई बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई कार्ड पी क्यू, कार्ड पी क्यू, ये हमने ले लिया। डेल एस था नहीं, डेल एस को हमने इंक्लूड किया। अब आप देखेंगे यह क्यू यहाँ है और पी यहाँ है, तो कार्ड पी क्यू ये है और आर्क डेल एस आर्क पी क्यू जो है वही डेल एस है। तो क्यू जितना ही पी के पास आता जाएगा वो कार्ड और आर्क दोनों इक्वल उतना ही पास होते जाएंगे। जैसे आपका हमारा यह कोई कार्ड है और यह पी है और ये हमने लिया यह पी और यह क्यू। अब देखें कि जब क्यू यहाँ है तो ये कार्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू, इन दोनों को डिफरेंस को आप देखें, क्यू को और पास ला दिया, क्यू को हमने पास ला दिया यहाँ आ गया। तो अब आप देखेंगे कि इस कार्ड और इस आर्क का डिफरेंस जो पहले था उससे कम हो गया। अब इसको यदि और पास ला दे, यहाँ ला दे, तब कार्ड और आर्क का डिफरेंस और कम हो गया। तो जब क्यू पी के पास आ जाएगा तब दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, यानी तब दोनों का रेशियो 1 देगा। यानी जब दोनों का लेंथ सेम हो जाएगा इट मीन्स दोनों का रेशियो जो होगा वो 1 देगा। तो जब यह डेल एस 0 को टेंड करेगा, डेल एस 0 को टेंड करेगा, इसका मतलब क्यू पी को टेंड करेगा, और तब जो कार्ड पी क्यू होगा आर्क पी क्यू होगा दोनों सेम लेंथ के होंगे और तब उसका जो रेशियो होगा वो 1 देगा। तब इसका मतलब अब देखें यह डेल एस 0 को टेंड करे, उस स्थिति में ये डेल एस और कार्ड पी क्यू ये दोनों हमको 1 देगा, ये 1 देगा क्योंकि तब दोनों का लेंथ सेम आएगा। और हम जानते हैं कि यह डेल एक्स आई और अपॉन डेल एस और यह डेल एस 0 को टेंड करे तो यही डी एक्स आई बाई डी एस में चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ से डी एक्स आई बाई डी एस यही हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर हुआ। अब इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो डी एक्स आई बाई डी एस है, तो एक्स आई तो इस कर्व का पोजीशन वेक्टर है, इसको यस जो है वो आर्क लेंथ है, तो एक्स को आर्क लेंथ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तब इसी को हम डिनोट करते हैं एक्स आई डैश, एक्स आई डैश। एक्स आई डैश दो नोटेशन, एक डैश और एक डॉट। जब एक्स आई डॉट लिखेंगे इसका मतलब एक्स आई का पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, और जब डैश लिखेंगे इसका मतलब आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। तो ये डैश लिखा, अभी हमारा नोटेशन है। इसी को डिनोट करते हैं टी आई से, टी आई। यह टी आई हमारा क्या हुआ कि डी एक्स आई बाई डी एस, यानी यस के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसी को एक्स आई डैश शार्ट नोटेशन, आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन को डैश से और पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन को डॉट से। यह एक्स डॉट आई है, इसका मतलब ये डी एक्स आई बाई डी, ये पैरामीटर टी होगा तो टी, थीटा होगा तो थीटा, यू होगा तो यू, जो भी पैरामीटर है तो उसके रिस्पेक्ट में। अब ये जो डी एक्स आई बाई डी एस है इसको पूरे डी जी में हम डिनोट करते हैं टी आई से, या टी आई से डिनोट हुआ। अब यह एक रिलेशन डी एक्स आई बाई डी एस एक महत्वपूर्ण रिलेशन देता है। वो रिलेशन क्या है इसी से निकलेगा। टी आई हमारा क्या हुआ, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी आई से डिनोट किया, यानी यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो हुआ वो टी आई। अब टी आई का टी आई के रिस्पेक्ट में जरा डॉट प्रोडक्ट निकाले तो यह टी आई और डी जी में हम डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, दो वेक्टर के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, उसका मतलब समझेंगे कि डॉट ही है वो। तो यह टी आई और डॉट टी आई ऐसा लिखा गया, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच का जो एंगल है। तो अब यह टी आई इसका मैग्नीट्यूड, तो टी आई है क्या, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड 1, और फिर टी आई है उसका मैग्नीट्यूड 1
और काश दोनों के बीच का एंगल, तो टी आई का टी आई किसी वेक्टर का उसी से एंगल 0, तो ये हमारा काश 0, तो 1 into 1 1 और काश 0 की वैल्यू 1, इट मीन्स टी आई डॉट टी आई, इसकी वैल्यू आ गया 1। और टी आई की वैल्यू को जरा लिखें, तो टी आई की वैल्यू डी एक्स आई बाई डी एस, और डी एक्स आई बाई डी एस इज इक्वल टू 1। अब 3 डायमेंशन में जो आई है वो 1 2 3 तक वेरी करेगा, तो अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यह डी एक्स 1 बाई डी एस, डी एक्स 1 बाई डी एस प्लस डी एक्स 2 बाई डी एस, डी एक्स 2 बाई डी एस, और प्लस डी एक्स 3 बाई डी एस, और यह डी एक्स 3 बाई डी एस इज इक्वल टू 1। ये नोटेशन हम लोग पिछले में भी एडॉप्ट किए थे। अब इसमें हमारा यह डी एक्स आई 1 2 3 तक वेरी कर रहा है। इसको कल हम लोगों ने नोटेशन लिया था कि जब सम में था तो उसको ये लिखा था, तो फिर इसको 1 2 करेंगे तो सम में करेंगे, तो यह डी एक्स 1 इसी को हम डी एक्स 1 बाई डी एस का स्क्वायर लिख सकते हैं, डी एक्स 1 बाई डी एस इसका स्क्वायर, यह डी एक्स 2 बाई डी एस इसका स्क्वायर, और यह डी एक्स 3 बाई डी एस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। अब हम जानते हैं कि यदि टेंजेंट लाइन हो या कोई लाइन हो, उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, यदि एल एम एन, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। उस रिलेशन को यह डी एक्स 1 बाई डी एस हुआ, ए एल हुआ, डी एक्स 2 बाई डी एस एम है, और डी एक्स 3 बाई डी एस एन है। इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको ये दे रहा है कि ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जिस जो लाइन है जिसका ये डायरेक्शन है, उसका ये डायरेक्शन कोसाइन होगी, यानी जो टेंजेंट वेक्टर हो उसका ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की डायरेक्शन हो कोसाइन होने के लिए जो 1 रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो महत्वपूर्ण इस रिजल्ट में हमको ये चीजें पाना था कि यदि कोई भी कर्व का इक्वेशन जैसे हमको दिया जाए एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई एस, एस का मतलब ये पैरामीटर के टर्म में ना हो, आर्क लेंथ के टर्म में हो, तो डी एक्स 1 बाई डी एस एल, डी एक्स 2 बाई डी एस एम, और डी एक्स 3 बाई डी एस एन, ये इस लाइन के पॉइंट का टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो अब डायरेक्शन कोसाइन टेंजेंट का है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा आगे प्रॉब्लम के लिए। तो आप समझ जाएं कि उसको यस के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर लें, तो हमारा कर्व का 3 डायमेंशन में है, तो x1 भी उस कर्व का देगा, x2 भी देगा, x3 भी देगा, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वही उसका डायरेक्शन कोसाइन निकल आएगा। तो ये टोटल वर्क के पीछे ये कि यही पर बच्चा को बताना था कि डी एक्स आई बाई डी एस ये हमारा उस लाइन के टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन देगा। और फिर एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि यदि हमारा कर्व का इक्वेशन पैरामीटर के टर्म में दिया हो और हम निकाल रहे हैं आर्क लेंथ में, तो ये कर्व का इक्वेशन यदि आर्क लेंथ में न दिया हो तब हम कैसे निकालेंगे? तो अब हम इसी डायरेक्शन कोसाइन से अब डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो बीएससी 1 में ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल जो भी वैल्यू होती है वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज होता है। अब इसी से देखें डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, उस वर्क को एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए। तो अब हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो अब देखें डी एक्स आई बाई डी एस ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, और यदि कर्व का इक्वेशन पैरामीटर में दिया हो, पैरामीटर, तब जो पैरामीटर, यदि पैरामीटर को हम टी लें तो इसी को लिख सकते हैं डी एक्स आई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस।
ये dxi बाई dt और dt बाई ds, dx आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये dxi बाई dt और इसी को लिख सकते हैं 1 बाई ds बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1 बाई ds बाई dt क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम एक नोटेशन का यूज करते हैं, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव होता है तो उसको हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं यह dxi बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई s डॉट, और यह हमारा आर्क लेंथ है, उसमें हमारा ये यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो यह हमारा कांस्टेंट होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, यह इसमें dx1 dx2 dx3 ये पोजीशन वेक्टर है। तब हमने यहाँ देखा कि यह dxi बाई ds इज प्रोपोर्शनल टू dxi बाई dt, ऐसा है। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है, और डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल वैल्यू आ गए, तो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल वैल्यू होती है, उसी को हम डायरेक्शन रेशियो यूज करते हैं। तो इसका मतलब dxi बाई dt ये क्या हो गया? डायरेक्शन रेशियो। इट मीन्स अब कोई कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो और उसको यदि पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो हमारा dx1 बाई dt यह a हो गया, dx2 बाई dt यह b हो गया, dx3 बाई dt यह c हो गया, जहाँ a b c उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। तो अब हमने इस टोटल आर्टिकल में सिर्फ ये समझने का प्रयास किया कि किसी भी कर्व का किसी पॉइंट पे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो यदि कर्व का इक्वेशन यस के टर्म में दिया रहे तब dxi बाई ds निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, और यदि पैरामीटर के टर्म में दिया गया हो तब dxi बाई dt निकाल लेंगे, तो वो उसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्योंकि ये dxi बाई dt ये आपका इसमें ये s डॉट ये कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू इतने के इक्वल है, कांस्टेंट को हटा देंगे तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तब हमने देखा dxi बाई ds प्रोपोर्शनल टू dxi बाई dt, इट मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल जो वैल्यू आई वो हमारा डायरेक्शन रेशियोज हो गया, तो dxi बाई dt ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब आपको टेंजेंट का इक्वेशन यानी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो अब आपको फार्मूला मिल गया, जैसे आपको दे दिया गया कर्व का इक्वेशन xi इज इक्वल टू xit, ये कर्व का इक्वेशन दिया गया, इसका मतलब ये xi का मतलब ये x1 x2 x3। अब हमको टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है वो देगा। जैसे सपोज कर लिया गया कि x01 x02 और x03 ये हमारा एक पॉइंट है जिस पर, या उसको आप दूसरा कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हमने यह b1 b2 b3 जो भी ले, यानी जिस पॉइंट पर 3 डायमेंशन में कर रहे हैं उसको तो तीनों कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का आएगा। तो जिसमें निकालना तो यह x1 माइनस x01 अपान x डॉट 1 एक लाइन, जैसे यदि हमारा एल एम एन इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, और यदि यह एक्स जी A1 A2 A3 इस पॉइंट पर आपको लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो यह x माइनस A1 अपान L, यह y माइनस A2 अपान M, और यह z माइनस A3 अपान N। ये सिमेट्रिकल फॉर्म लाइन का इक्वेशन BSc1 में पढ़ चुके हैं। x माइनस x1 x2 x3 लेते हैं तो वह A1 A2 लिए हैं, तो x माइनस A1 बाई L इक्वल टू y माइनस A2 बाई M इक्वल टू z माइनस A3 बाई L। ये हमारा A1 A2 A3 पर उस लाइन का इक्वेशन जिसका डायरेक्शन कोसाइन L या हो, और यदि डायरेक्शन कोसाइन ना हो डायरेक्शन रेशियोज हो तो वहाँ डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं।
तो अब ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहा है, तो पॉइंट तो ये हो गया। अब टेंजेंट भी एक लाइन ही है, तो जब टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिख रहा होगा तो हमको टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। और टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो जब भी हम लोगों ने देखा कि dxi/dt टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो होता है, तब ये dx1/dt जब करेंगे तो ये डायरेक्शन रेशियो ये हुआ, और फिर यह x2 माइनस x02 अपान x.2 या x3 माइनस x03 अपान x.3 ऐसा हमको मिल गया। ये डायरेक्शन, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो गया। टेंजेंट लाइन का क्यों? इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमको ये है, और जिस लाइन का डायरेक्शन रेशियो यहाँ लिखेंगे उसी लाइन का इक्वेशन। तो x.1 x.2 x.3 यानी dxi/dt टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो देता है, वो किसी लाइन का नहीं देता है। तो इसलिए ये टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हमको लिया है। अब कोई कर्व का इक्वेशन दिया जाए और किसी पॉइंट पे यदि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन पूछता है, तब आपको क्या करना है कि उस पॉइंट का यहाँ कोऑर्डिनेट रख देना है, और उसी कर्व को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में x1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको यहाँ लिखेंगे, x2 के रिस्पेक्ट में यहाँ, x3 के रिस्पेक्ट में यहाँ। तो ये आपका ये कंपोनेंट है आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यानी डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना। ये सारे वर्क हम लोगों ने इसमें समझा, और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो ये बातें और भी क्लियर होंगी। 2 आर्क हम लोगों ने किया था, एक आर्क लेंथ कैसे डिटरमिन करेंगे वो, और अभी एक जो आर्टिकल किया गया था टेंजेंट का निकालना हो तो पहले जो हमारा पहला आर्टिकल है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कोई होगा, कैसे करेंगे? प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क x1 = 3 cos 2u, x3 = 3 cos हाइपरबोलिक है, cos हाइपरबोलिक 2u, x2 = 3 sin हाइपरबोलिक 2u and x3 = 6u from u = 0 to π। तो यह cos के बाद जो ये वही टर्म में सबकी वैल्यू x1 x2 x3 का दिया गया है, वही आपका पैरामीटर है। इसी पैरामीटर की चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो अब यह पैरामीट्रिक फॉर्म में एक आर्क का कर्व का इक्वेशन दिया गया है, तो इसका u की वैल्यू 0 से लेकर के u = π तक इसका आर्क लेंथ क्या होगा ये हमको डिटरमिन करना है। तो अब कोई भी कर्व दिया जाए उसका जब आर्क लेंथ निकालना होगा, तो जो कल हम लोगों ने फार्मूला निकाला था कि आर्क लेंथ s = t0 to tn ऐसा लिखा था, यानी किस पैरामीटर के किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, और dx i/dt और dxi/dt ये अंडर रूट में था, और यह dt, यही फार्मूला को हम लोगों ने डिराइव किया था। तो इसी को जब हम कंप्लीट लिखते हैं तो ये अंडर रूट dx1/dt, तो यह भी dx1 ये भी dx1, तो उसका स्क्वायर प्लस dx2/dt इसका स्क्वायर प्लस dx3/dt इसका स्क्वायर, ये आया, और यह t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब यहाँ पैरामीटर t है, लेकिन इस क्वेश्चन में पैरामीटर क्या है? u है। तब यही फार्मूला जो हम जानते रहे हैं उसमें अब t रहेगा तो यहाँ t लिखेंगे, और u रहेगा तो u रख देंगे। अब यह u रखेंगे तो ये हमारा पैरामीटर जो भी रहे वो हमने, ये पैरामीटर u है, ये पैरामीटर u है, और यह पैरामीटर u है। अब आप क्या कर लें, इनकी वैल्यूज को निकालें। अब यह u जो पैरामीटर है वो u पैरामीटर u कहाँ से कहाँ तक का लेंथ निकालना है, तो 0 से लेकर के पाई तक ये लेंथ निकालना है। अब आप क्या कर लें कि dx1/du या 0 से पाई अंडर रूट x1 की वैल्यू ये है, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें,
यह dx1 बाई डी यू, x1 को u के रिस्पेक्ट में, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आएगा। और काश जब हाइपरबोलिक में रहता है तो पॉजिटिव ही आता है, उसमें निगेटिव नहीं आता है। तो साइन हाइपरबोलिक 2u, और 2u का फिर करेंगे तो 2 हमको मिलेगा, यानी 3 × 2 6 साइन हाइपरबोलिक 2u। ये इसकी वैल्यू आया और इसका स्क्वायर। अब dx2 बाई डी यू, तो यह x2 है, इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो 3 कांस्टेंट है, साइन हाइपरबोलिक का कास हाइपरबोलिक, और 2u का फिर करेंगे तो 2 आएगा, तो यानी 3 × 2 6, तो यह 6 साइन का कास हाइपरबोलिक 2u, इसका स्क्वायर प्लस dx3 बाई डी यू, तो इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6, तो ये हमारा 6 इसका स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगा उसी का u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब आपका क्वेश्चन बदलेगा तो सिर्फ ये वैल्यू बदलती जाएंगी, जो भी रहेगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, अंतर इतना ही आएगा, दूसरा कोई फर्क नहीं होगा। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें क्या कर लें, 6 का स्क्वायर यहाँ भी और 6 का स्क्वायर यहाँ भी, 6 का स्क्वायर को बाहर कर लें तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल 6, तो यह 6 0 to पाई अंडर रूट, ये आ गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u, और ये आया कास हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u, और यहाँ से आ गया 1, ये वैल्यू आ गया, और इसी का du, u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 देता है, लेकिन यही मिस्टेक कई बार हो जाए, ये हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक में रिलेशन 1 वाला कास हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 देता है जब माइनस रहे हाइपरबोलिक के केस में। इसका मतलब इसको उधर ले जाए तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जो होगा वो कास हाइपरबोलिक देगा, तो यह 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ये कास देगा। यही कई बार मिस्टेक हो जाता है, किसी को हम 1 लिख देते हैं और 1 + 1 2 लिख देते हैं, तो रिजल्ट हमारा गलत आ जाता है। तो यह आ गया 6 और यह 0 से पाई अंडर रूट, तो यह और यह ये दोनों मिल करके इस कास, तो कास हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u, यह और यह मिल करके, और कास हाइपरबोलिक स्क्वायर 2u यह आ गया, और तब यहाँ से यह du, इट मीन्स 2 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो 2 बाहर जाएगा तो अंडर रूट 2, और हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो अंडर रूट से हटेगा तो केवल हाइपरबोलिक, तो यानी यह 6√2 और 0 से पाई, और यह कास हाइपरबोलिक 2u du, यही बच गए। अब कास का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक में, तो ये आ गया 6, या इसी की वैल्यू यहीं लिख लेते हैं, तो 6√2 और इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 2u और बाई 2, और यह 0 से पाई, यही हमारा लिमिट है। तो अब ये 2 से यह 3√2, यह 3√2, अब पाई रखें u की जगह, तो साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, और लोअर लिमिट में जब 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए हमको यही रिजल्ट आ जाएगा और ये हमारा आर्क लेंथ हो जाएगा। तो इससे ये बात को हमने बताने का प्रयास किया कि कर्व का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम जो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया गया है, तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, वो आर्क लेंथ निकालना आपको बता दिया गया। एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालने का, तो टेंजेंट निकालने के लिए अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो कर्व होता है वो कर्व का इक्वेशन 2 फॉर्म में दिया जाता है। एक तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, जैसे इसके पहले हम लोग को लेंथ निकालना था
उसी में यदि कोई पॉइंट कह देता कि इस पॉइंट पर उसका टेंजेंट निकालिए, क्योंकि कर्व में तो बहुत सारे पॉइंट हैं, वो किस पॉइंट पे टेंजेंट पूछ रहा है तो पॉइंट देगा, तो पॉइंट देगा और कर्व का इक्वेशन देगा। तो कर्व का इक्वेशन दो फॉर्म में आता है। एक फॉर्म आपका पैरामीट्रिक फॉर्म जो अभी हम लोगों ने यूज किया है, और कर्व का दूसरा फॉर्म ये है कि वो जैसे आपको लाइन का इक्वेशन एक सिमेट्रिकल फॉर्म में आपने लिख लिया और एक नॉन सिमेट्रिकल में। तो नॉन सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक प्लेन आपका यह है, एक प्लेन और दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन में करते हैं, एक लाइन में। तो यानी दो प्लेन को एक साथ लिखते हैं तो दो प्लेन रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किस लाइन का? कि दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उसी को। तो जैसे लाइन के लिए है तो लाइन में और कर्व में, लाइन आपका स्ट्रेट लाइन है और कर्व आपका वो स्ट्रेट नहीं है। तो अब आपको कर्व का भी दो फॉर्म है, एक तो जैसे पैरामीट्रिक आपको बताया गया, और जैसे मान ले यह एक सरफेस दिया गया है, यह एक कोई सरफेस है और यह एक कोई दूसरा सरफेस है। ये दोनों सरफेस जब इस पे काटेंगे तो ये एक कर्व पे काटेंगे, कर्व पे। तो कर्व का इक्वेशन भी दो सरफेस को एक साथ लिख देंगे तो हमारा जैसे लाइन में नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म होता है, वैसे ही दो सरफेस को जब एक साथ लिखेंगे तो दो सरफेस नहीं देगा, वो एक लाइन एक कर्व देगा, कर्व देगा, क्योंकि सरफेस है तो एक प्लेन नहीं है, को लाइन ही देगा। ये कर्व सरफेस है तो इसके इंटरसेक्शन से कर्व मिलेगा। तो अब ये जो है ये दो सरफेस है, और कोई भी इक्वेशन यदि तीन वेरिएबल के टर्म में दिया जाए तो हमारा वह 3 डायमेंशन का सरफेस रिप्रेजेंट करता है, यानी वो सरफेस रिप्रेजेंट करेगा लेकिन 3 डायमेंशन में। तो देखिए x1 है, x2 है, x3 है। ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यदि ये आपका x2 है तो ये स्क्वायर नहीं है, पावर नहीं है, पीछे भी टेंसर में भी इसको बताया गया। वो जब पावर होता है तो उसको ब्रैकेट में बंद करके तब लिखेंगे तो पावर है, और केवल ये एक्स क्यूब नहीं है, ये कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्स क्यूब इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये x3 है यानी जेड की जगह ही है, x2 है वो स्क्वायर नहीं है, वाई की जगह आए हुए। तो ये बातें हैं हमारा। तो अब देखें हमारा ये एक सरफेस यानी x1 x2 x3 तीन के टर्म में दिया जाए तो हमारा 3 डायमेंशन का एक सरफेस, और इसमें x1 x2 तो इसमें x3 जीरो हो गया, तो यानी 3 डायमेंशन में एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस हमारा ये। तो इन दोनों सरफेस के इंटरसेक्शन से एक कर्व मिलेगा, और उस कर्व के इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने किया कि यदि a0a इस पर टेंजेंट निकालना होगा तो यह x1 माइनस a अपान x डॉट 1 और इक्वल टू x2 माइनस 0 अपान x डॉट 2 और यह x3 माइनस a अपान x डॉट 3। अब आप देखें जिस पर टेंजेंट का निकालना होगा, तो जिस पे टेंजेंट निकालना होगा तो ये हमारा a0a जो है तो x माइनस x1 आई, x y माइनस y1, तो x y z इसी को x1 x2 x3 लिखा गया है, लाइन का इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में। और x1 y1 z1 तो यह x1 y1 z1, और ये डायरेक्शन रेशियोज, तो जब किसी जिस लाइन का लिखना होता है उसी का डायरेक्शन रेशियोज, लेकिन जब हमको टेंजेंट का लिखना होगा तो टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और टेंजेंट का ही डायरेक्शन रेशियो dx1 बाई dt ये आपका जो है x डॉट 1 हो जाएगा, dx2 बाई dt ये आपका यहाँ लिख लेंगे, dx3 बाई dt यहाँ लिख देंगे। तो इस फार्मूले में हमको प्रॉब्लम क्या है, यह तो दिया है x डॉट 1 x डॉट 2 x डॉट 3, यदि ये हमारा जैसे इसके पहले लेंथ लिया गया था और यह x1 इक्वल टू
ये 3 और cos हाइपरबोलिक 2u इस फॉर्म में होता है। तो पैरामीटर u है तो dx1 बाई du यही x.1 देगा और उसकी वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू जिस पॉइंट पर हमको निकालना है उसमें x की जगह a, y की जगह 0 और z की जगह, यानी यह x.1 एट द पॉइंट a0a। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका निकालना है तो x.1 इस पॉइंट पे क्या हो। तो अब यहां से, लेकिन ये x1, x2, x3 जब पैरामीटर में होता तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं और उस डिफरेंशिएशन की वैल्यू x.1, x.2, x.3 होता और उसी में वो x.1, x.2, x.3 जिस पे टेंजेंट निकालना है उस पे, तो उसी में x1 की जगह a, x2 की जगह 0, x3 की जगह a लिख देंगे तो हमारा x.1, x.2, x.3 एट द पॉइंट a0 ये हो गया और उसको रख देंगे, वही आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम है यार, क्या है कि ये कर्व का इक्वेशन पैरामीट्रिक में नहीं दिया है। तो जब पैरामीट्रिक में नहीं दिया हो तो वहां दो तरीके हैं। एक तरीके की कोई कर्व हमको दो सरफेस के इंटरसेक्शन से मिलता हो तब उसके किसी पॉइंट पर हम x.1, x.2, x.3 कैसे निकालेंगे, ये निकालने का एक अलग तरीका है। और एक तो जो कर्व हमारा दिया गया है, जो सरफेस के इंटरसेक्शन से दिया गया है, इसी को दो तरह से कर सकते हैं। एक वो तरीका जो इस फॉर्म में हम करेंगे, दोनों तरीके से इसको करके आपको बताते हैं कि इनमें से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो एक को जानने से वो हर प्रॉब्लम आप कर सकें। तो पहला हम ये देखते हैं कि ये जो सरफेस दिया है उस सरफेस को क्या हम पैरामीट्रिक के टर्म में लिख सकते हैं क्या। तो जिसमें पैरामीट्रिक के टर्म में यदि उसको हम चेंज कर सकें तो उसको चेंज कर लें और पैरामीट्रिक का जो तरीका है उसमें अप्लाई कर दें, कोई परिवर्तन तो कोई हमारा अतिरिक्त वर्क रह जाएगा। लेकिन कुछ सरफेस ऐसे दो रहते हैं जिनके इंटरसेक्शन से कर्व मिलता है कि उसका पैरामीट्रिक में नहीं चेंज किया जा सकता। लेकिन इस पर देखें कि ये चेंज हो पाएगा क्या। यदि चेंज हो जाता है तो थोड़ा इजी में हुआ जाता है। अब चेंज करने का आप देखें तो यह x1 स्क्वायर और प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर a स्क्वायर है और इन्हीं दोनों का स्क्वायर का ये डिफरेंस है और ये प्लस है। तो आपको ये मालूम है कि यदि x1 को ले लें a cos थीटा और x2 को ले लें a sin थीटा तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का सम करेंगे a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है। ये अब वो देखें कि अगला भी वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यह a cos थीटा तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या देगा, यह a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमको देगा यहाँ से a स्क्वायर कॉमन या cos 2 थीटा ये आएगा। अब जरा देखें कि इसकी वैल्यू है क्या, तो है इसमें एक a तो बचा है, यानी एक यहाँ है इसलिए उसको छोड़ दो, तब आपके पास आ गया a cos 2 थीटा, यानी x3 की जगह a cos 2 थीटा लिख दे तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। ये तो ये ऐसा इक्वेशन है कि इसको पैरामीट्रिक में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सभी चेंज हो ये जरूरी नहीं। तो इसको यदि हम चेंज हो जा रहा है तो इसके अनुसार आप क्या कर लें, तब आप क्या करें कि यहाँ से एक कर्व का इक्वेशन को पैरामीट्रिक टर्म में लिखेंगे x1 इक्वल टू a cos थीटा। एक बात को और ध्यान रखेंगे, यदि हम x1 को a sin थीटा करें और यह x2 को a cos थीटा करें तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन ये जो साइन स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा ये हमको cos 2 थीटा नहीं देगा। cos 2 थीटा तो cos से
तो जब इसको कास करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई होगा, कास पहले आ जाए तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए इसको साइन नहीं लेंगे, इसको हम कास ही लेंगे, क्योंकि ये भी रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तब हमारा x1 इक्वल टू ए कास थीटा, x2 इक्वल टू ए साइन थीटा और x3 इक्वल टू ए कास 2 थीटा, ऐसा है। अब ये जो हमारा सरफेस के जो इंटरसेक्शन में कर्व था वो पैरामीट्रिक में आ गया, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये तो जब इस फॉर्म में आ गया तब आपका काम आसान हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं, dx1 बाई पैरामीटर आपने थीटा लिया है तो बाई डी थीटा, तो यह dx1 बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करें, तब हमारा यह माइनस ए साइन थीटा और यह dx2 बाई डी थीटा, तो यह ए कॉस थीटा और यह dx3 बाई डी थीटा, तो यह माइनस ए कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा और बाई 2, ये हमको मिल जाएगा। अब इसे dx1 बाई डी, यही x.1 है, ये x.2 है, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये 2 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये तो इस फॉर्म में कर लिया। अब हम इसी की वैल्यू यानी dx1 बाई डी थीटा एट जिस पॉइंट पर टेंजेंट निकलना है a0 ऐसा है, तब इसी में इसकी वैल्यू को रखें तो यहां एक टर्म थीटा में लिखा गया है। तब हम देखेंगे कि थीटा की वैल्यू आएगा क्या, तो x1 आपका यह a है, तो जब यह a करेंगे तो a cos थीटा, a बाई ए 1 cos थीटा, यानी थीटा की वैल्यू जब 0 रहेगा तब आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब चूंकि थीटा सब में एक ही है तो देखें कि ये की वैल्यू सबको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तब यहाँ थीटा की वैल्यू जब 0 करेंगे तो x2 आपका 0 देखिए आ गया है, और यहाँ से जब थीटा को 0 करेंगे तो फिर 2 0 दैट इज 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 तो यह a, यानी थीटा की वैल्यू 0 रहे तो ये इक्वेशन हमारा a0a दे देगा। तब हम यहाँ से क्या करेंगे, एट a0a यहाँ लिख लेंगे दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, a0a यह x1 x2 x3 के टर्म में दिया है, लेकिन हम थीटा में चेंज किया तो थीटा क्या देगा उसको हमने लिख लिया। तब यह वैल्यू तो यह आया इज इक्वल टू 0, तो यह 0 आ गया, और यह dx2 बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0, a0a जब x1 x2 x3 हो रहा है तो थीटा 0 दे रहा है, तो ये 0 ये पर निकाला, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 पे निकाला। तब हम यहाँ से इसकी वैल्यू इसको 0 करेंगे तो a, तो यह आ गया a, और यह dx3 बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फिर 0। अब ये पॉइंट दिया ही है, और टेंजेंट का डायरेक्शन रेशियो जिस पर टेंजेंट निकालना है उस पर हमने निकाल लिया। तब इसी में तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a0a इज x1 माइनस जिस पॉइंट में निकालना है a अपान x.1 0 इज इक्वल टू x2 माइनस 0 x.2 a, और यह x3 माइनस a x3a, और इस पर x.3 0 है, यही आपका टेंजेंट का इक्वेशन निकला है। तो ये तो तब जब हमारा सरफेस का इक्वेशन, ये तो डायरेक्ट यदि इस फॉर्म में दिया रहे
तो अन्य कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो नियम भी आ गया, वैसे निकालेंगे। और यदि सरफेस के इंटरसेक्शन में कर्व दिया है और उसको हम इस पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर लें तब हमको ये मिल गया। लेकिन यदि ऐसा सरफेस आ जाए जिससे हमको ये सिमेट्रिकल इस फॉर्म में पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज न कर सके तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक नियम है, उस नियम को भी आप जान लें। करना किसी एक मेथड से है लेकिन उसको भी आप जान लें कि उस नियम से जब करना होगा तब हम x.1, x.2, x.3 कैसे निकालेंगे ये निकालना आप जान जाएंगे तो सिर्फ इस पे लिख देना है इसी फार्मूले में वो x.1, x.2, x.3 इसके टर्म में आपको निकालना है। तब आप क्या करेंगे कि यदि हमको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज न हो पाए तो इसमें t के रिस्पेक्ट में x.1 का मतलब dx1/dt, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x1 x1 इस बात को समझे, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x1 का टर्म है तो यह x1 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2x1। लेकिन इसको t के रिस्पेक्ट में करना है, हमने किया है ये x1 के रिस्पेक्ट में। तो अब x1 को t के रिस्पेक्ट में तो dx1/dt दैट इज x.1। ऐसे इसको करें 2x2 x2 डॉट ऐसे आ गया। और इसमें x3 का टर्म नहीं है तब इसमें कर लेंगे 0x3 = 0। एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरे को भी डिफरेंशिएट करें तो 2x1 और x1 डॉट ये आ गया प्लस 2 माइनस 2x2 और x2 डॉट, और इसको भी इधर कर ले -a x3 डॉट। 3 कैसे, वो क्यूब थोड़े है, इसी को तो बार बार समझा रहे हैं। ये x क्यूब नहीं है, x1 x2 x3 है। तो ये x3 का डॉट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बात सदैव ध्यान रखेंगे, जब इस पे ब्रैकेट में करके रहेगा तब तो वो पावर ऐसे है तो वह x1 है, x2 है, x3 है, वो हमारा x क्यूब नहीं है। तो ये आ गया हमारा यहाँ से यह 0, अब यह 0 किया है तो यह x3 डॉट ऐसा आ गया। अब आप देखें ये 2 से आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 2 इक्वेशन हो गया। अब आगे आपको हिंट दे रहा है, आप कर लेंगे। ये 2 इक्वेशन है। अब यह x.1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x.2 और यह x.3 ये निकाल। अब x.1 निकालना होगा तो इसका प्रोडक्ट यानी -2x2a -2ax2 जिसको निकालना है वो छोड़ देते हैं। इसका प्रोडक्ट इसमें तो -2ax2 और माइनस प्लस तो ये 0, तो सिर्फ ये बचा x.2 तो इसकी वैल्यू 0 और माइनस प्लस 2ax1 ध्यान देंगे इसको। x.2 यह 0 और माइनस है तो प्लस 2ax1। अब x.3 तो यहाँ से a आ गया -4x1 x2 -4x1 x2 और फिर यहाँ से -4x1 x2 ऐसा आ गया। ठीक है। ये तो x.1 x.2 x.3 ये निकाल लिया गया। ये इस कैलकुलेशन में देख लेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा आ गया। ठीक है। ये अब x.1 x.2 x.3 हम निकाल तो लिए, लेकिन ये किस पर चाहिए? एट द पॉइंट a0 0। तो एट a0 0 तो a0 a यह आ गया
ये 0 ए, यानी इसमें जहाँ x1 है ये लिख लेना है, जहाँ x2 है 0 लिख लेना है, और जहाँ x3 है ये लिख लेना है। तो अब यह x डॉट 1 x2 0, तो समाप्त हो गया ये 0। ये हमारा x डॉट 2 x1 आपका 2a स्क्वायर, यह x डॉट 3 x2 यहाँ भी है, x2 यहाँ भी है, तो ये 0, यह 0 ऐसा आ गया। ठीक है, ये अब आप क्या कर लेंगे कि इसी में इनकी वैल्यूज को रख दें। तब आप देखें कि इसके पहले ये हमारा 0 ही आया था, हमने मिटा दिया। ये आपका 2a स्क्वायर है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करके 2 को हटा भी सकते हैं, या यहीं इसको 2 है, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 2 समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो दूसरा फार्मूला हुआ उससे हम, तो अब ऐसा नहीं कि उसको पैरामीट्रिक में यदि चेंज हो जाए तो हम करें, हम बाउंड नहीं है, आपको जो इजी लगता हो कीजिए। पैरामीट्रिक में दिया रहेगा तब तो करना ही है, सब कुछ भी नहीं करना है। और यदि 2 सरफेस में दिया हो तो ऐसे करके x.1 x.2 x.3 निकाल लेंगे, जिस पे टेंजेंट निकालना है उसके कोऑर्डिनेट को रख देंगे, हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से लेंथ निकालना और टेंजेंट निकालना, ये दोनों वर्क आपने समझ लिया है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप करेंगे, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे।